हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम फायरमैन फायरमैन के क्वेश्चन को फर्स्ट सेट को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। देखेंगे क्या कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पहले है बिहार पुलिस फायरमैन सिपाही परीक्षा 8/3/2020 को ये क्वेश्चन लिया गया था। ठीक है, ये टोटल क्वेश्चन स्मृति पर आधारित रहते हैं। कोई हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है, आपको पता चल जाएगा। नीचे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, एक सेट पूरा आज कंप्लीट कराऊंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन जो है कितना हार्ड रहता है। ठीक है, ये फर्स्ट सेटिंग का क्वेश्चन है और पूछा गया था जो फर्स्ट सिटिंग में 8/3/2020 में, उसका क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ओके, तो चलिए कुछ निर्देश दिए गए हैं उसको पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला निर्देश दिया गया है, बिहार पुलिस संगठन में अग्निशामक एवं सिपाही के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन संख्या 2/19 के तहत इस परीक्षा का आयोजन केंद्रीय चयन पार्षद पटना के द्वारा 2 तिथियों 12/1/20 और 8/3/20 में कुल 4 पालियों में किया गया था। टोटल 4 सेटिंग में इसका एग्जाम लिया गया था। अगला निर्देश दिया गया है यहाँ पे आपको, इस परीक्षा में भाषा परीक्षण हिंदी और अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन में आगे आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अस्त्र शास्त्र, सामान्य विज्ञान में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान यहाँ पे आएगी आपको, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक एवं गणित को मिलाकर टोटल आपको 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और वो क्वेश्चन कैसे हैं आपको मैं आगे चल के दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपको इंग्लिश से लिया गया है, जो कि यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे दिए गए उक्त उचित विकल्प से पूरा करें। नो सूनर डिड सी रिसीव अ टेलीग्राम, खाली स्थान दिया गया है सी लेफ्ट फॉर होम, यानी कि नो सूनर एक सहसंबंधी समुच्चय बोधक अवयव है। क्या है? समुच्चय बोधक अवयव है। इन संयोजकों को सदैव जोड़े यानी पेयर में लिखा जाता है, जैसे बोथ एंड द सेम, इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका देन हो जाएगा, यानी टेलीग्राम देन सी लेफ्ट फ्रॉम होम, यानी कि इस पहले का आंसर आपको देन हो जाएगा। अगले की तरफ चलते हैं। अगला है, जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? तो जोते हुए खेत का जो प्रमाण मिला है वो कालीबंगन से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता अब तक किस ज्ञात सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है? राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। ठीक है, राजस्थान प्रांत के गंगानगर जिले में स्थित घग्गर जगह का नाम है। घग्गर प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे है। ठीक है, के किनारे कालीबंगन स्थित है। ये जगह जो है कालीबंगन वहीं पे स्थित है। ओके, कालीबंगन स्थित है। कालीबंगन में सिंधु सभ्यता के साथ साथ सिंधु पूर्व सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन की खुदाई में जोते हुए खेत के प्रमाण भी मिले हैं, यानी कि यहीं से आपको जोते हुए खेत के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के मिले हैं। वो जगह का नाम आप याद रखिएगा, कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन से खेती के साक्ष्य मिले हैं। अगला है, संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 56 है वो किससे संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति के विधायी शक्तियों से। तीसरा, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से। चौथा है, भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों से। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, पहले इसके बारे में कुछ हम आपको बता देते हैं। वो जो है संविधान अनुच्छेद जो है 56 भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से प्रावधान रखता है कि उनका कार्यकाल कब तक चलेगा, यानी कि इसी सबसे रिलेटेड आपका ये 56 है। ठीक है, तो आपका सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है आपसे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है, यानी सबसे गर्मी स्थल में शामिल है? ठीक है, आंसर से पहले हम इसके बारे में कुछ बता देते हैं। ऐसे क्षेत्र यानी तप्त स्थल के बारे में कहा जा रहा है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत अधिक जैव विविधता होती है, वहाँ पर विलुप्ति की कगार पर पहुँचने वाले दुर्लभ प्रजाति की अधिकता होती है। जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। इसकी अवधारणा सर्वप्रथम 1981, ध्यान दीजिएगा, इसकी अवधारणा सर्वप्रथम कब दिया गया था? 1981 ईस्वी में नॉर्मन न्यूमर्स ने प्रस्तुत की थी। विश्व में कुल 25 हॉटस्पॉट है, टोटल 25 हॉटस्पॉट गिना गया है टोटल। ठीक है, 25 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई उष्ण कटिबंधीय वन, जिसमें भारत के पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व हिमालय शामिल है। ठीक है,
प्रभावित प्रजातियों के हॉटस्पॉट हैं। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह समुद्री संवेदनशील क्षेत्र भारत के 2 हॉटस्पॉट में शामिल है। ध्यान रखिएगा, अगर भारत के 2 हॉटस्पॉट की चर्चा करें तो एक अंडमान निकोबार है, ठीक है, एक अंडमान निकोबार यहाँ पे याद रखिएगा, और एक लक्षद्वीप याद रखिएगा, ठीक है। ये भारत के 2 हॉटस्पॉट क्षेत्र में आपको शामिल किया गया है। अब इसका जो आंसर है, आपका राइट आंसर है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल शामिल किया गया है, तो पश्चिमी घाट आपका शामिल किया गया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए मैं सभी का विश्लेषण करते चलूँगा, समय कितना भी लगे, आप, मेरा जो इच्छा है, मेरी इरादा यही है कि आपको हर क्वेश्चन का डिटेल बारीकी से, मतलब यहाँ पे डिटेल कर दिया जाए, ताकि क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे तो आप वहाँ पे छोड़कर मत आइएगा, ठीक है, यही मेरी इच्छा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? औद्योगिक विकास, धर्म सुधार, समांतवाद, कृषि क्रांति। आप ये ध्यान दीजिए, ये जो टिक लगा हुआ है बस आगे से नहीं मिलेगा आपको, ख़त्म है यहाँ टिक, ठीक है। ये 2-3 ही क्वेश्चन में टिक लगा हुआ था, इसलिए आप इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा। आप बोलिएगा कि पहले से आंसर यहाँ पे आप लिख के लाए हैं, नहीं, आंसर लिखा गया नहीं है, आप आगे देखिएगा कि आपको आगे से आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण क्या था? ठीक है, तो समांतवाद जो था, समांतवाद उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण यही था कि उपनिषद भारतीय दर्शन का मूल स्रोत है, ठीक है। इसकी रचना 1000, ध्यान दीजिएगा, इसकी रचना 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के लगभग हुई थी। कब तक हुई थी? 1000 से 300 तक ईस्वी ईसा पूर्व के लगभग हुई थी। इसकी कुल संख्या 108 है। अगर उपनिषद की टोटल संख्या पूछा जाए तो 108 है, ठीक है। यह भारत का सर्वोच्च मान्यता प्राप्त विभिन्न दर्शनों का संग्रह है। उपनिषद को वेदांग कहा जाता है। ये उपनिषद जितने भी होते हैं इनको क्या कहा जाता है? वेदांग कहा जाता है, ठीक है, वेदांत कहा जाता है, ठीक है, वेदांत कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर समांतवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांतवाद उपनिषद, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख लीजिए, यहाँ से नहीं मिल रहा है आपको, आगे से भी नहीं मिलेगा, ठीक है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद हमें प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 के तहत भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने एवं अन्य व्यक्तियों के विचार प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस भी विचारों के प्रचार का एक साधन होने के कारण इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल कर दी गई है। तो आपकी आंसर कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी आर्टिकल 19। कौन सी हो जाएगी? आर्टिकल 19 के तहत सभी भारतीयों को अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, और लोगों के सामने अपनी भाषण भी दे सकते हैं, अपने विचार को प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। तो वैशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध किस चीज़ से है उसके बारे में समझते हैं। वैशिष्ट अर्थशास्त्र, यानी वैशिष्ट का मतलब हो गया सूक्ष्म। क्या हो गया? सूक्ष्म हो गया। वैशिष्ट का अर्थ हो गया सूक्ष्म। तो यहाँ पे सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ठीक है, की एक शाखा है, ठीक है, ये अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो यह अध्ययन करता है कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत अवयव, परिवार एवं फर्म विशिष्ट रूप से उन बाज़ारों में समिति संसाधन के आवंटन का निर्णय करते हैं जहां वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी एवं बेची जाती हैं। जहां पे कोई वस्तु खरीदी एवं बेची जाती है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों, यानी व्यक्तिगत आर्थिक एजेंडे के व्यवहारों से संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से, ठीक है, जहाँ पे खरीद और बेच दोनों होता है, सेवाओं की खरीद बेच दोनों होती है। क्वेश्चन पढ़ लेंगे अगला, चूँकि ऑप्शन ऊपर दिया गया है इसका। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? यहाँ पे पूछा गया है बिहार एवं उत्तर प्रदेश यूपी की सम्मिलित परियोजना कौन सी है, उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे अगला क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने।
ऑप्शन में दिया गया है दामोदर घाटी परियोजना, गंडक परियोजना, ब्यास परियोजना और हीराकुंड परियोजना। तो मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं आपको, ठीक है। तो गंडक परियोजना यह इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गंडक परियोजना। इसके बारे में हम कुछ आपको बता देते हैं। गंडक परियोजना की शुरुआत 1961 ईस्वी में की गई थी, ठीक है, हुई थी। यह बिहार उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है तथा इसे नेपाल को भी लाभ मिलता है। इस परियोजना के तहत नेपाल को भी लाभ मिलता है, ठीक है। पूर्वी मुख्य नहर पर 15 मेगावाट विद्युत क्षमता की एक इकाई लगाई गई है, ठीक है। कहाँ पे लगाई गई है? पूर्वी मुख्य नहर पर, जो गंडक परियोजना के तहत चल रही है। तो पूछेगा बिहार और यूपी में कौन सी परियोजना सम्मिलित रूप से चल रही है, तो वो गंडक परियोजना, इससे नेपाल को भी लाभ प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो पूछा जा रहा है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो वो स्थित कहाँ पे है, इसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। इसका विश्लेषण कर लेते हैं, उसके बाद आंसर की तरफ आप खुद पहुँच जाइएगा, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, या कोलकाता विमान क्षेत्र भारत का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यानी कि दोनों एक ही नाम है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या कोलकाता विमान क्षेत्र, ठीक है, भारत का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में स्थित है, ठीक है। पहले इसका नाम था दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या नाम था? दमदम। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का पहले का नाम क्या था, तो उसका नाम था दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। यह एक नागरिक हवाई अड्डा है, ठीक है। इसकी प्रणाली यांत्रिक है, ठीक है। इसकी उड़ान पट्टी की लंबाई 11,900 फीट है। कितना है? 11,900 उड़ान इकाई है, ठीक है। ये इतना ऊंचा तक ये उड़ सकता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप समझ गए कौन सा होगा? कोलकाता होगा। कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूमिपुत्र यानी भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? ये यहाँ आ गया कि भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है। तो भूमिपुत्र की धारणा का आशय है किसी भी राज्य अथवा क्षेत्र के निवासियों द्वारा उस राज्य में बसने और रोजगार प्राप्त करने आदि के संबंध में विशेष संरक्षण की मांग। इस मांग के साथ यह बात जुड़ी है कि जब तक उस राज्य या क्षेत्र के सभी मूल निवासियों को रोजगार प्राप्त न हो जाए तब तक उस राज्य या क्षेत्र के बाहरी व्यक्तियों को रोजगार की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। यानी कि उस रोजगार की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रवाद। भूमिपुत्र शब्द का समस्या का संबंधित है क्षेत्रवाद से है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वाक्य के रेखांकित, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कह रहा है कि वाक्य के रेखांकित भाग के लिए सही वाक्यांश क्रिया का चयन करें, ठीक है। द होल टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड, इसका मतलब क्या होगा? ये इंग्लिश से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। प्रस्तुत वाक्य के रेखांकित भाग डिस्ट्रॉय के लिए सही वाक्यांश क्रिया वाइप आउट होगी। क्या होगी? वाइप आउट, ठीक है। डिस्ट्रॉय के लिए हम शब्द यूज कर सकते हैं वो है वाइप आउट, ठीक है। डिस्ट्रॉय मतलब ही नष्ट करना होता है, वाइप आउट मतलब कि हटाना या नष्ट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आँखों देखा गदर, ये हिंदी से लिया गया है। ये रचना की विधा क्या है? यानी ये रचना किस कारण की गई, मतलब इसका पूरा सार क्या है, इस कहानी का सार क्या है? तो आँखों देखा गदर मराठी लेखक विष्णु भट्ट गोडसे, कौन से हैं? विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखा गया है। विष्णु भट्ट गोडसे ने इसे लिखा है, ठीक है। इसका हिंदी रूपांतरण अमृतलाल नागर द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया? अमृतलाल नागर द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आँखों देखा गदर रचना की विधा क्या है? तो ये क्या है? तो ये एक जो है, क्या कह सकते हैं इसको, ये एक संस्मरण है। क्या है? संस्मरण कहानी का ये विधा का सार है। आँखों देखा गदर रचना की विधा का सार जो हो गया संस्मरण। क्या हो गया? संस्मरण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि वह परिश्रम करता है तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है। वाक्य किस प्रकार का है? अगर आप परिश्रम करते हैं तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं। तो वो यह जो वाक्य है, ठीक है, यह जो वाक्य है, मैं इसका आंसर ही पहले बता दूं
यह जो वाक्य है यह संकेतार्थक है, संकेत कर रहा है। किस चीज़ का संकेत कर रहा है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न उक्त वाक्य संकेतार्थक वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होने दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतार्थक वाक्य कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के सभी वाक्यों में कार्य पूरा होने के लिए शर्त सी लगी होती है। क्या लगी होती है? शर्त सी लगी होती है, ठीक है। तो ये संकेतार्थक है। शर्त देखिए क्या लगा हुआ है, यदि वह परिश्रम करता है, यदि वह क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि वह परिश्रम करता है तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है। उसके साथ आंसर भी आपको दे दिया। अगर आप मेहनत करिएगा तो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण भी होइएगा, इसकी गारंटी दी जा रही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त मॉडल से करें। राम इज नॉट फीलिंग वेल, राम अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। ही डैश कंसल्ट अ डॉक्टर, उसे क्या है, ज़रूरत है किस चीज़ से, डॉक्टर से कंसल्ट करने की, चूँकि वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। इसका मैं विश्लेषण कर दूं, प्रस्तुत वाक्य में सुझाव देने की स्थिति बन रही है, यानी सुझाव मतलब सुझाव चाहिए किसी से राम को कि वह क्यों नहीं अच्छा महसूस कर रहा है, ठीक है। इसलिए इस वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति सही मॉडल वर्ब के रूप में हो सकता है। वो वर्ब होगा शुड, शुड का प्रयोग उचित होगा। वाक्य को देखें, इफ़ यू वांट, अब पूरा वाक्य को हम मिलाते हैं। इफ़ यू वांट टू पास द एग्जामिनेशन यू वर्क हार्ड, ठीक है। यहाँ पे मॉडल वर्ब नीड और डेयर का प्रयोग नकारात्मक और प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है, जबकि कुड पास्ट सबेलिटी को व्यक्त करता है, ठीक है। तो यहाँ पे शुड आपका सुटेबल वाक्य यहाँ पे बन रहा है। राम इज नॉट फीलिंग वेल, ही शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। शुड मतलब चाहिए। जो कम बोलता है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है, तो ये एक हिंदी मुहावरा का सेंटेंस है। जो कम बोलता है उसे मृतभाषी क्या कहते हैं, मृतभाषी, मृतभाषी कहा जाता है। जो कम बोले उसे मृतभाषी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता परख किस प्रकार का निबंध है। तो कविता जो परख है वो किस प्रकार का निबंध है, तो वो जो है समीक्षात्मक, ठीक है। ये समीक्षा करता है। इसके बारे में विश्लेषण हम करते हैं थोड़ा सा। कविता की परख, ठीक है, हिंदी साहित्य के आलोचक, निबंधकार और लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक आलोचनात्मक यानी समीक्षात्मक निबंध है। आचार्य शुक्ल ने कविता को परखने की बुनियाद शिक्षा देते हुए कहा है कि कविता वह साधना है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है, ठीक है। तो ये कविता जो है किस चीज़ की है, ये है समीक्षात्मक। अब चलते हैं इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा गया है अगला। तो इंग्लिश से क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य को सकारात्मक वाक्य में नकारात्मक वाक्य में परिवर्तन करने वाले उक्त विकल्पों का चयन करना है यहाँ पे, ठीक है, हमें चयन करना है। चलिए चयन करते हैं। शी इज़ टू इनसेंट टू डाउट हिम, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है शी इज़ टू इनसेंट टू डाउट हिम, ठीक है ना। तो इसका मतलब है यदि सकारात्मक वाक्य में क्रिया विशेषण टू का प्रयोग हुआ हो और उसे नकारात्मक वाक्य बिना इसके अर्थ को परिवर्तित करते हुए अगर इसमें बदलना हो तो हम सो का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार सही नकारात्मक वाक्य होगा सी इज सो इनोसेंट, यहाँ पे सही हो जाएगा आपका सी इज सो इनोसेंट डैट सी कैन नॉट डाउट हिम, यानी 17 का जो आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्ध वाक्य जो है मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, ये हो जाएगा अशुद्ध वाक्य। चूँकि इस वाक्य में शाब्दिक त्रुटि है, हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर होगा। देखिए हस्ताक्षर कैसे लिखा गया है आपका, ऐसे हस्ताक्षर नहीं लिखा जाता है, ठीक है। बाकी तीनों जो है सही है। चारों बेटों के नाम बताओ। राणा प्रताप बहुत वीर थे, मैं यहाँ 3 वर्षों से रह रहा हूँ, ये सब सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प को चुनिए। वर्तनिक दृष्टि से यानी शुद्ध वर्तनी होगा दवैया, क्या होगा, दवैया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग से लिया गया है हिंदी से, तो कौन सा उपसर्ग है जिसमें आ का प्रयोग हुआ है। तो आपका जो उपसर्ग हो जाएगा असंख्यकी, दिख रहा है यहाँ पे असंख्यकी, संख्यायिका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ठीक है, वो आपको बताना है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो वो जो है सिरोका, ठीक है, सिरोका जो है सही सुमेलित है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, आखिर सिरोका है क्या। सिरोका एक सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म हवा है। ये एक ये क्या है, हॉट एयर है, ठीक है, ये एक हॉट एयर है, ठीक है। ये जो हवा जो है ये एक हवा का एक प्रकार है, ठीक है। सहारा मरुस्थल से इटली में प्रवाहित होने वाली सिरोका हवा बालू के कणों से युक्त होती है, यानी इसमें बालू भरपूर मात्रा में भरा होता है, ठीक है। तो जिसके कारण बालू से युक्त होती है, सागर में नमी धारण करने के बाद जब इटली में वर्षा करती है तो इन बालू के कणों के कारण वर्षा की बूंदें लाल हो जाती है। इस प्रकार की वर्षा को इटली में रक्त की वर्षा भी कहा जाता है। तो सिरोका की वर्षा को इटली में रक्त यानी रेड रेन भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, नक्षत्र, धूमकेतु, ताराकार और उपग्रह। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 उपग्रहों, क्षुद्रग्रहों, उल्का और धूमकेतु और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। नेपच्यून था जो कि अब विलुप्त हो चुका है, दिख नहीं रहा है, इसीलिए उसे 9वां ग्रह से हटा दिया गया है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 22 का 22 का आंसर हो जाएगा ताराकार सौरमंडल का सदस्य नहीं है। आगे की ओर चलते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किस विकास से है। तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज मूल रूप से राजमार्गों का एक संजाल है जो देश के 4 प्रमुख महानगरों को 4 दिशाओं में दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई को जोड़ता है। इससे एक चतुर्भुज बन जाता है, इसलिए इसका नाम गोल्डन चतुर्भुज यानी स्वर्णिम चतुर्भुज रखा गया है। इस परियोजना को वर्ष 2001 में, ध्यान दीजिएगा, 2001 में शुरू किया गया था, ठीक है। तो वो एक क्या है, स्वर्णिम राजमार्ग है, ठीक है। क्या है, 23 का आपका डी आंसर यहाँ पे है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ, 24 नंबर पे चलते हैं। अब देखिए, भारत की कौन सी निर्यात नीति के ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्र आयात की अनुमति देती है। कौन सा, मतलब कि निर्वाचित नीति मतलब सूची है, ठीक है, वो कौन से ईयर से कौन से ईयर तक चला है, ठीक है। अब चलते हैं, वो जो है उसके बारे में बताते हैं हम आपको। वो जो है 15 से 20 यही एक नीति बनी है जो सभी मदों पर अलाउ करती है आयात के लिए, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। आगे है, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था। तो 1765 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने स्टाम्प एक्ट नामक एक नया कानून पारित किया। इस कानून में से अमेरिका की जनता पर करों का बोझ और भी लाद दिया गया। इंग्लैंड की पार्लियामेंट में कोई भी अमेरिकी प्रतिनिधि न होने के कारण अमेरिका ने एक नया नारा दिया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ठीक है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो वो कब लादा गया, 1765 ईस्वी में लादा गया था, ठीक है, 25 में 1765 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा प्रभुसत्ता यानी संप्रभुता का लक्षण नहीं दिखता है आपको। यानी प्रभुसत्ता शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, सुपर एन्यूअस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता। इसके प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा लंबा चौड़ा विश्लेषण है। आंसर बताने के लिए मैं सटीक बता सकता हूँ, लेकिन इसके बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। राज्य पूर्ण और असीम शक्ति है, पूर्णतः राज्य पूर्ण और असीम शक्ति है, यह किसी अन्य शक्ति पर आश्रित नहीं होता है। अब सार्वभौमिकता क्या है उसके बारे में समझिए। प्रभुसत्ता राज्य के भीतर सभी व्यक्तियों, संस्थाओं और अन्य पर सर्वोच्च होती है। और अगला है अद्ययता। अद्ययता जो है, अद्ययता के बारे में समझते हैं। प्रभुसत्ता अखंड और असीम होती है, यह किसी और को सौंपी नहीं जा सकती। और अस्थायित्व के बारे में समझते हैं। अस्थायित्व जो है, जैसे राज्य अस्थायी है वैसे ही प्रभुसत्ता भी अस्थायी है, ठीक है। अविभाज्यता क्या है, प्रभुसत्ता पूर्ण और सर्वव्यापक होती है, इसलिए इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते।
अनन्यता क्या है? राज्य में 2 प्रभु सत्ताधारी नहीं हो सकते, यह एक भी हो सकता है। इसीलिए आप समझ गए होंगे 26 का जो आंसर है आपका अविशिष्टता है। क्या है? अविशिष्टता 26, ठीक है, सी है आंसर। अगले की तरफ चलते हैं। कुलगर्दी डैश के लिए प्रसिद्ध थे, तो जो कुलगर्दी थे वो किसके लिए फेमस थे उसके बारे में समझिए। कुलगार्डी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के गोल्डफील्ड इंस्पेरेंस क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख नगर का नाम है, ठीक है, ये एक नगर का नाम है, ओके। जिसकी स्थापना, इस नगर की स्थापना 1893 ईस्वी में की गई थी, जो सोना की खान के नज़दीक स्थित है। ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। किसका है? यूरेनियम का। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन यहाँ से आपको कुलगर्दी पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? कुलगर्दी पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सोना हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चूँकि ये सोना की खान के नज़दीक है तो यहाँ पर भी वास्तव रूप से सोना मिलेगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का जो संशोधन 3 विधियों को अपनाया गया था। साधारण विधि का द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन, ठीक है। तो ये जो संशोधन की प्रोसेस जो दी गई थी वो दी गई थी संविधान संशोधन से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2001 से 2011 की जनगणना में बिहार दशकीय वृद्धि दर क्या है? 2001 से 11 की जनसंख्या में बिहार की दशकीय जो वृद्धि है वो सबसे लोएस्ट है, ठीक है। वो क्या है? सबसे लोएस्ट है, यानी कहने का मतलब 25.42% है, ठीक है। अब एक तरह के से लोएस्ट ना कह सकते हैं, इतना प्रतिशत है। अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक हैं। किस चीज़ के प्रतीक हैं? तो जो अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक थे, पत्थर के स्तंभ पर लिखी हुई थी। बेबीलियन सम्राट हम्मुराबी की विधि संहिता प्रसिद्ध है। अशोक के धर्मलेखों में उसका राजकीय शासन सर्वाधिक मिलता है, ठीक है। उसके धर्मलेखों में किसमें मिलता है? धर्मलेखों में। तो आपका जो 30 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, प्रशासनिक व्यवस्था में इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो वो है प्रतिबद्ध नागरिकता, प्रतिबद्ध न्यायपालिका ये विशेषता नहीं है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका कभी प्रतिबद्ध नहीं हो सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य को कर्म वाक्य में बदलने वाले उक्त विकल्प का चयन आपको यहाँ पे करना है। तो इट इज़ द टाइम फॉर द बेल टू बी रंग दिए गए कृतवाच्य के लिए सही कर्मवाच्य है, क्योंकि यह कर्ता बेल बजाने की क्रिया है प्राप्त करता है। यहाँ टू रिंग द बेल एक इन्फिनेटिव फ्रेज है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट टाइम को मॉडिफाई करता है। इस प्रकार के कर्मवाच्य पहले वाले वाक्यों को निम्न प्रकार से बना सकते हैं। इट इज़ द टाइम प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V3 कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रेम का पर्यायवाची नहीं है? तो प्रेम का जो पर्यायवाची नहीं है वो हो गया आपका घृणा। घृणा प्रेम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची का मतलब होता है उसी का एक दूसरा रूप, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति नीचे दिए गए उक्त विकल्पों से करें। तो वाक्य में जो रिक्त स्थान की पूर्ति है वो देखिए कैसे करते हैं। कैथरीन से डैट सी डैश इन लव बिफोर, ठीक है। कैथरीन से डैट, ठीक है। कैथरीन कहती है वह डैश इन लव बिफोर, वो प्यार में पड़ने से पहले क्या है, मतलब इसका मतलब वाक्य क्या बीच में जुटेगा? तो परफेक्ट टेंस में क्रिया विश्लेषण ऑलवेज का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन नेवर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हैड नेवर बीन वाक्य पूरा करने के लिए उक्त विकल्प होगा, यानी हैड नेवर बीन। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था का सही अंग्रेजी में अनुवाद आप कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। आमतौर पर वाक्य में सही
आमतौर पर वाक्य में समय की अभिव्यक्ति के पूर्व स्थान की अभिव्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। अतः दिए गए वाक्य का सही क्रम इस प्रकार होगा। महात्मा गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1819, यानी कि आपका 35 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित का कर्मवाच्य है। यहाँ पे निम्नलिखित का कर्मवाच्य क्या हो गया? क्वाइनाइन टेस्टलेस बिलर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिया गया वाक्य का अर्थ कर्मवाच्य कहा जाता है। इस तरह के वाक्य को कर्मवाच्य में इस प्रकार बदलते हैं, एडजेक्टिव प्लस शब्द। यानी कि मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे पहला हो जाएगा क्वाइनाइन इज बेटर व्हेन इट इज टेस्टेड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य क्या है? कौन सा है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य? ठीक है, वो देखिए छायावादी कवि थे, ठीक है, के आधार पर स्तंभों में शामिल कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामयानी है। कौन सा है? कामयानी, यानी ऑप्शन नंबर डी। लेकिन और यहाँ पे मैं आपको जानकारी दे दूँ, कामयानी की रचना 1931 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, इसे हिंदी साहित्य का अंतिम महाकाव्य कहा जाता है। प्रिय प्रवास की रचना द्विवेदी काल में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध ने की, जबकि साकेत की रचना मैथिली शरण गुप्त ने तथा रामचंद्रिका की रचना आचार्य केशव दास ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर कामयानी होगा। आगे दिए गए वाक्य में सही काल टेंस की पहचान करें। ठीक है, ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। ये कौन सा टेंस हो जाएगा? इसकी पहचान आपको करना है। ओके, दिया गया वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से लिया गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी ऑप्शन नंबर डी से लिया गया। इसकी संरचना निम्नलिखित प्रकार है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस। ठीक है, ऐसे इसकी रचना स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अगला पढ़ते हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा है, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा है। ये उपयुक्त काव्य पंक्ति किस कविता द्वारा लिखा गया है? ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? तो प्रश्न उक्त काव्य पंक्ति वाद छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। आगे चलते हैं। साहित्य का शुद्ध शब्द क्या है? साहित्यिक का शुद्ध जो शब्द है वो होगा साहित्यिक। कौन सा होगा? आपका हो जाएगा साहित्यिक हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 40 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। आगे चलते हैं। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? ठीक है, तो वो देखिए, पूंजी खाता परिवर्तनीय का तात्पर्य यह है कि यदि कोई निवेशक विदेशों में कोई संपत्ति खरीदना चाहता है तो वो उसके अपनी सरकार से उसके रुपए को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करना पड़ता है। आर्थिक सुधार, बाह्य और वित्तीय क्षेत्रों की स्थिरता, त्वरित वृद्धि और वैश्विक समेकन के संदर्भ में पूंजी खाते की अधिक पूर्ण परिवर्तनीयता के विषय पर पूर्ण विचार करने के लिए आरबीआई के एम तारापोर की अध्यक्षता में तारापोर समिति का गठन 1997 ईस्वी में भारत सरकार के सलाह पर हुआ था। ठीक है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तारापोर समिति। ठीक है, आगे चलते हैं। पुस्ताज घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो जो पुस्ताज घास प्रदेश जो है वो आपको कहाँ पाया जाता है? तो वो जो पाया जाता है आपको हंगरी में पाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, यानी पुस्ताज है क्या? तो यूरेशिया के शीतोष्ण प्रदेश जहाँ स्टोपी कहा जाता है, जिसे स्टोपी कहा जाता है, सर्वाधिक विस्तृत है। कुछ छिटपुट स्टोपी क्षेत्र भी हैं, जैसे हंगरी में पुस्ताज मंचूरिया के क्षेत्र मैदान का मंचूरियाई घास का मैदान। शीतोष्ण कटिबंध घास भूमियों का विस्तार 25 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका तथा न्यूजीलैंड में हुआ है। उत्तर अमेरिका में इसे प्रेरी तथा मध्य एशिया में स्ट्रिपी कहा जाता है। ओके, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा किसने किया है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे है जेम्स हरिग्रीस, ठीक है,
सैमुअल क्रॉम्पटन, रिचर्ड आर्कराइट, एडमंड कार्टराइट। तो किसने किया है उनके बारे में समझते हैं। तो रिचर्ड आर्कराइट किसने किया है, रिचर्ड आर्कराइट कब किया, 1771 ईस्वी में, 1776 में सॉरी, ठीक है, में वाटर फ्रेम नामक मशीन का आविष्कार किया था। इसके जरिए पक्के सूत कटे जाने लगे, ठीक है। यहाँ मशीन पानी की शक्ति से चलती थी, इस कारण इसे वाटर फ्रेम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं। कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंध रहे हैं। इन्होंने स्वर सामग्री लता मंगेशकर की गायिका पर बेबाक टिप्पणी करते हुए इन्हें बेजोड़ गायिका के रूप में रेखांकित किया है, यानी लता मंगेशकर इज़ द राइट आंसर। कश्मीर घाटी परियोजना, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वतों श्रेणियों के बीच स्थित है। तो कश्मीर की घाटी की पीर पंजाल और विशाल हिमालय पर्वत क्षेत्र श्रेणी के पश्चिमी छोर के बीच में स्थित औसतन 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अभी न्यूनतम यानी प्लीस्टोमेन युग के दौरान यह कभी करेवा झील की तलहटी थी। अब यह ऊपरी झेलम की नदी द्वारा जमा की गई तलछट और जलोढ़ मिट्टी से भरी हुई है, यानी इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 45 का बी, यानी पीर पंजाल और बृहद हिमालय, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। किसी एक देश की कंपनी द्वारा दूसरे देश में किए गए निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को पूंजी खाते में की गई जमा मदों में शामिल किया जाता है। प्रत्यक्ष निवेश के उदाहरण इक्विटी पूंजी, पूर्व निवेशित आय तथा अन्य प्रत्यक्ष पूंजी प्रवाह है, यानी कि आपका 46 का आंसर हो जाएगा पूंजी खातों की जमा मदों में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधिकारों की आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के क्या है, यानी किस चीज़ से रिलेटेड है। तो अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत के अनुसार अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए आवश्यक बाहरी परिस्थितियाँ हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हो। अतः अधिकार वे शक्तियाँ हैं जो एक नैतिक प्राणी के नाते मनुष्य के नैतिक विकास के लिए आवश्यक हो, यानी 47 का आपका जो राइट आंसर है वो है डी, नैतिक विकास पर बल देता है। आगे की ओर चलते हैं। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी। तो केप ऑफ गुड होप की खोज आपको किसने की थी, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। केप ऑफ गुड होप तक पहुंचने वाला सर्वप्रथम यूरोपीय व्यक्ति पुर्तगाल का बर्थेलोम डियास था। बर्थेलोम डियास ने इस स्थान को 1488 में, कब 1488 में, ठीक है, देखा था और इसका नाम केप ऑफ स्टॉर्म्स यानी तूफानों का केप रखा। केप ऑफ गुड होम से होकर ही पुर्तगाली अनवशेष वास्को द गामा भारत पहुंचा था। केप ऑफ गुड होम अथवा उत्तम आशा अंतरिक्ष अफ्रीका के सुदूर दक्षिणी क्षेत्रों में स्थित एक स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाना चाहिए वो है बर्थेलोम डियाज, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब नियोजित विनियोजित बचत से अधिक हो तब क्या कहलाता है। जब नियोजित विनियोजित बचत से अधिक हो जाता है तब इसका विश्लेषण थोड़ा सा समझ लेते हैं। बचत और विनियोग में समानता ब्याज की दरों के माध्यम से नहीं होती बल्कि आय में परिवर्तन के माध्यम से होती है। नियोजित बचत से अधिक होता है जिससे विस्तार प्रोत्साहित होता है। जब विनियोजित बचत से अधिक होती है तो ब्याज की दर क्या हो जाती है, घट जाती है। ब्याज की दर क्या होती है, घट जाती है, यानी 49 का डी आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का अधिकार मोहरें निर्मित की गई है। किस चीज़ की निर्मित की गई थी। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से लगभग 2500 मोहरे प्राप्त हुए हैं। ये मोहरे प्राय आयताकार या वर्गाकार हैं। पशु के चित्र के साथ लिपि वर्गाकार मोहर पर उत्कीर्ण है, जबकि आयताकार मोहर पर केवल लिपि उत्कीर्ण है। चन्हुद्रों में अधिकांश मोहरें सेल खड़ी से बनी हुई पाई गई है। इस पर एक श्रृंगी पशु भैंस, बाघ, बकरी और हाथी की आकृति उखेरी जाती थी। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा सेल खड़ी से। किससे, सेल खड़ी से। आगे की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक
उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। तो कौन सा है? देखिए, सामंतवाद मध्यकालीन युग में इंग्लैंड और यूरोप की प्रथा थी। इन सामंतों की कई श्रेणियां थी, जिनके शीर्ष स्थान में राजा होता था। उपनिवेशवाद एक सामाजिक संगठन है जिसमें कई प्रकार के उत्पादन के तरीके मौजूद रहते थे, जैसे सामंतवाद दास प्रथा, बंधुआ प्रथा, छोटे स्तर पर वस्तुओं का उत्पादन, व्यापारिक और सूदखोरों द्वारा शोषण, और कृषियों तथा औद्योगिक और वित्तीय पूंजीवाद। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा आपका सामंतवाद। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को, यानी भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल यानी 0 ओवर के नाम से जाना जाता है। इसका समय 12 बजे से 1 बजे तक होता है। दोपहर 12 बजे आरंभ होने के कारण इसे शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल के समय उठने वाले प्रश्नों पर सदस्य तुरंत कार्रवाई करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपका शून्यकाल यहाँ पे कहा जाएगा। 52 का आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 है, यानी 40 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है तथा बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 है। तो आपका कुल संसदीय निर्वाचन की संख्या कितना है? 40 है। ठीक है, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 40। तो चलिए दोस्तों, आज पार्ट 1 में इतना ही रहने देते हैं, चूँकि टाइम बहुत हो रहा है। 100 क्वेश्चन है, जिसमें से अभी हाफ ही क्वेश्चन हम करा पाए हैं, 100 का हाफ करा पाए हैं। ठीक है, अब आगे जो भी होगा, आगे का जो भी क्वेश्चन होगा अगले पार्ट में हम आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ये देख सकते हैं आप कितना इजी क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, आपको रोज़ डेली आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, फिर आपको सेट पेपर यहीं से मिलेगा। ठीक है, आप क्या कीजिए, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो होता है, घंटी का ऐसा जो निशान होता है, इसको आप दबा दीजिए। ठीक है, इसको दबाने से क्या होगा कि सबसे पहले जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप ही के पास जाएगा, इसलिए आप इसे ज़रूर प्रेस करें। ऑल का बटन उस पर होता है, सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसको दबाइएगा ना तो ऑल का बटन आएगा, उस पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिए। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। ठीक है, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।